रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। सुनो राजन, मैं तुम्हें आज एक और नई कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। चंपेश्वर की त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक पुत्री थी। त्रिभुवन सुंदरी जब बड़ी हो गई तो राजा उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगा। क्या बात है महाराज, आजकल आप ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जो भी चिंता है हमें बताइए, हम आपकी चिंता का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या चिंता है आपको? रानी, हमारी चिंता राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी है। उसके विवाह की चिंता हमें दिन रात खाए जा रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका विवाह कैसे होगा। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसी के साथ हमारी चिंता भी। महाराज, जब संयोग होगा, भाग्य में होगा तो उसका विवाह भी हो जाएगा। आप बेटी के विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप इसी तरह चिंता में डूबे रहे तो एक दिन रोगी बन जाएंगे। किंतु क्या करें महारानी, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए ना, ऐसी बात नहीं कि राजकुमारी के लिए रिश्ते न आते हों। रिश्तों की तो पूरी पंक्ति लगी रहती है, परंतु राजकुमारी को ही कोई पसंद नहीं आता। न जाने वो किससे विवाह करना चाहती है, कैसा वर चाहती है। उसे जैसा भी वर चाहिए हम खोज कर देंगे ना, बस वो हमें एक बार बता तो दे। महाराज, आप अक्सर कहा करते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस यही मान लीजिए, राजकुमारी के भाग्य में अभी विवाह का योग नहीं है। जब योग होगा उसका विवाह अपने आप हो जाएगा। किंतु रानी, एक प्रयास हम करके देखना चाहते हैं। राजकुमारी को समझाने का प्रयास। यदि हम उसे समझा पाने में सफल नहीं हुए तो हम आपकी बात मान लेंगे, छोड़ देंगे उसे उसके भाग्य पर। आप भी समझाइए, मैं भी समझाऊंगी। उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी सो जाइए, रात बहुत हो गई है। धन्यवाद रानी, आपने हमसे बात करके हमारी चिंता को बहुत हद तक दूर कर दिया है। अब हम चैन की नींद सोते हैं। पुत्री त्रिभुवन सुंदरी, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? जी पिताजी, मैं तो यही हूँ, कुछ नहीं कर रही। पुत्री, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज तक तुम न जाने कितने रिश्ते ठुकरा चुकी हो। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर तुम्हारी पसंद क्या है, कैसा जीवन साथी चाहती हो तुम। पिताजी, आप हर समय हमारे विवाह के पीछे पड़े रहते हैं।
जब हमें कोई पसंद आएगा तो हम आपको बता देंगे। राजकुमारी, एक उपाय है हमारे पास। क्या ही अच्छा होगा यदि हम आपका स्वयंवर रचाएं। हर देश के राजा और राजकुमार को स्वयंवर में बुलाएं। आपको जो पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। नहीं पिताजी, स्वयंवर हमें जरा भी रास नहीं आता। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारी पसंद का लड़का हमें शीघ्र मिल जाए तो आप कुछ दिन शांत बैठ जाइए। नहीं नहीं राजकुमारी, अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। आपकी आयु हो चुकी है। देखिए, कल 4 लड़के आने वाले हैं जो रूप, बल और ज्ञान में बढ़ चढ़कर हैं। हम चाहते हैं कि कल आप उनसे मिलें। हमें विश्वास है आपको अपने लिए उनमें से कोई एक लड़का अवश्य पसंद आ जाएगा। अच्छी बात है, आने दीजिए चारों को। उनसे मिलने, उनके गुणों को जानने के बाद ही हम अपना निर्णय देंगे। धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी, यही हैं वो चारों जिनके विषय में कल हमने आपसे बात की थी। अब आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने विवाह का निर्णय कीजिए। लेकिन ये चारों तो मुझे साधारण युवकों की भांति नजर आ रहे हैं। क्या विशेष गुण है इन चारों में? ठीक है राजकुमारी, हम पूछते हैं। आप चारों अपने अपने विशेष गुणों का वर्णन कीजिए ताकि राजकुमारी अपना निर्णय दे सकें। महाराज, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। उसमें से 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 1 लाख अपनी स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख रुपए से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। गुण तो अच्छा है ये। अब तुम बताओ। महाराज, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। कोई भी पशु हो, मैं उसकी भाषा बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यदि आप चाहें तो आजमा के देख सकते हैं। यदि मेरी बात झूठी हुई तो मैं आपकी कन्या से शादी करने का विचार इसी क्षण त्याग दूंगा। उत्तम, किंतु अभी तुम्हें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो तुम्हारी परीक्षा भी ली जाएगी। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या विशेषता है? मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे क्यों करूं? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ महाराज। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे अपनी बेटी का वर चुनने के योग्य समझा। यूं तो मैं वीर हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी विशेषता है कि मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं। मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं जितने शायद किसी और ने ना पढ़े हों। शास्त्रों का इतना ज्ञान अर्जित किया है कि मेरा मुकाबला अन्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। शास्त्र के मामले में मैं प्रकांड पंडित हूँ और ये बात मैं घमंड से नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। यदि आप चाहें तो इसी क्षण मेरी परीक्षा ले सकते हैं। महाराज, मैं शास्त्र और पशुओं की आवाजों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो विशेषता मेरे अंदर है वो शायद किसी अन्य में मिलना बहुत मुश्किल है। शास्त्रों का ज्ञान किसी को भी हो सकता है और पशुओं की आवाज निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तुम्हारी क्या विशेषता है, हमें बताओ। महाराज, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं। कहां भी आवाज सुनाई दे मैं बाण चलाता हूं और मेरा बाण जिस दिशा से आवाज आ रही है वहीं सटीक लगता है। अति उत्तम। तो राजकुमारी, इन चारों युवकों ने अपनी अपनी विशेषताएं बता दी। अब निर्णय आपको करना है कि इन चारों में से आपको अपने जीवन साथी के रूप में कौन सा युवक पसंद है। पिताजी, हम सोचकर जवाब देंगे। तो राजन, अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी उन चारों युवकों में से किसे मिलनी चाहिए।
लेकिन हाँ, याद रखना, मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दो राजन, उत्तर दो। सोच क्या रहे हो, उत्तर दो। बेटा, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो तो शिल्पी है। जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है। जो शास्त्र पढ़ा है वो ब्राह्मण है। लेकिन जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है वही क्षत्रिय है, राजकुमारी के समकक्ष है और उसके योग्य है। राजकुमारी तो उसी को मिलनी चाहिए। वाह राजन, वाह, अति उत्तम। वास्तव में मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को मान गया। आप बहुत विद्वान और न्यायप्रिय हैं, किंतु बीच रास्ते में बोलकर शर्त तोड़ दी तुमने, और शर्त के अनुसार मैं वापस जा रहा हूं अपने स्थान। विक्रम